हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं एल एम शर्मा फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है और आज का यह सीरीज नंबर 9 है, जिसमें आज हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम अर्थात श्वसन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं सारे के सारे किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होता है, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम है, चाहे जेसीसी सीरियल का एग्जाम हो, झारखंड पुलिस का एग्जाम हो, जेपीएससी का एग्जाम हो, झारखंड सचिवालय का एग्जाम हो या फिर आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो, जितने सारे एग्जाम हैं अपकमिंग, सारे में आपको फायदा होगा। आप खुद महसूस करेंगे कि सारे के क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सीरीज नंबर 9 का पहला क्वेश्चन है, बिच्छू में श्वसन अंग होता है। ऑप्शन में है बुक लंग्स, गिल्स, ट्रेकिया, फुफ्फुस। तो बिच्छू में जो श्वसन अंग होता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसका, वह कहलाता है बुक लंग्स। क्या कहलाता है? बुक लंग्स। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है जंतु जो अनॉक्सी श्वसन, हिंदी में इसे या वायवीय श्वसन कहते हैं। तो जंतु में जो अनॉक्सी श्वसन होता है वह क्या दर्शाता है? ईस्ट में, एस्केरेसिस में, पेशियों में, उपयुक्त सभी। तो अनॉक्सी श्वसन जो है होता है आपका ईस्ट में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब हम देखेंगे श्वसन का प्रकार कितना होता है। तो श्वसन जो है मुख्यतः दो प्रकार का होता है, जिसमें एक होता है अनॉक्सी श्वसन, इंग्लिश में इसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। दूसरा होता है ऑक्सी श्वसन अर्थात एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। अब अनॉक्सी श्वसन जो है, इसमें क्या होता है कि इसमें जब ग्लूकोज का कंबसन होता है, बर्निंग होता है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जिसके कारण इसमें क्या है, एथिल अल्कोहल अर्थात C2H5OH का निर्माण होता है, जिसे लैक्टिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है। और कुछ मात्रा में क्या है, इसमें एनर्जी मुक्त होता है, और इस संपूर्ण क्रिया को ही एनारोबिक रेस्पिरेटरी कहते हैं। क्लियर है? अर्थात अनॉक्सी श्वसन किसको कहते हैं? ऑक्सीजन के अपर्याप्त मात्रा में जब इसका कंबसन होता है ग्लूकोज का, तो उसे अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। ऑक्सी श्वसन में क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है। अनॉक्सी का जस्ट उल्टा होता है ऑक्सी। अनॉक्सी का दूसरा है क्या, इसमें जीवाणुओं में, सीड्स में, यीस्ट में, फ्रूट्स वगैरह में जो है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। जबकि ऑक्सी श्वसन का बात किया जाए तो हम देखेंगे कि इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है, और इसमें ग्लूकोज का जो है पूर्ण रूप से इसमें कंबसन हो पाता है, जिसके कारण इसमें 686 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होता है। जबकि अनॉक्सी श्वसन में क्या है कि इसमें मात्र 56 कैलोरी ऊर्जा के आसपास में मिलता है। आप यहाँ पे देखें C6H12O6 में, अर्थात ग्लूकोज का जब कंबसन होता है अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा, C2H5OH प्लस CO2, अर्थात इसमें क्या बनता है, एथिल अल्कोहल बनता है। C2H5OH अर्थात एथिल अल्कोहल बनता है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अनॉक्सी श्वसन में किसका निर्माण होता है, तो एथिल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का, और इसमें 56 कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है। जबकि जो ऑक्सी श्वसन है, इसमें जब ग्लूकोज को हम जलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर और एनर्जी इसमें ज्यादा होता है। C6 इसमें जो है 686 कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है। कब? जब C6H12O6 अर्थात ग्लूकोज का कंबसन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो अनॉक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन में क्या अंतर है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुफ्फुसीय आवरण को कहते हैं। ऑप्शन में है एक्टोडर्म, प्लूरल झिल्ली, पेरिटोनियम, कोई नहीं। तो फुफ्फुसीय आवरण अर्थात जो फेफड़ा का झिल्ली है, मेम्ब्रेन है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है प्लूरल झिल्ली। ठीक है। आप यहाँ देखिए, ये डायफ्राम हुआ, तो इसके बाहर का जो झिल्ली होता है, ठीक है, ये जो झिल्ली आपको दिख रहा है, इसी को कहा जाता है प्लूरल झिल्ली। नेक्स्ट है, मनुष्य के दाएं और बाएं फुफ्फुस में पिंडों की संख्या होती है। तो मनुष्य के दोनों तरफ फुफ्फुस होता है, अर्थात फेफड़ा होता है दाएं और बाएं, तो इसमें पिंडों की जो संख्या होती है वह कितना होता है? ऑप्शन में है 2 4, 3 2, 4 2, 6 2। इसका अर्थ हुआ मतलब 2 4 मतलब कि दाएं, राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो इसमें पिंडों की जो संख्या होती है वह दाएं के साइड 3 होता है और बाएं साइड 2 होता है। टोटल 5 पिंड इसमें होता है, जिसमें राइट साइड में कितना होता है? 3। ध्यान में रखिएगा, राइट में जो है 3 होता है, जबकि लेफ्ट में कितना होता है? 2 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें स्वर रज्जु पाए जाते हैं? ऑप्शन में है स्वर रज्जु अर्थात लेरिंग्स, ऑप्शन में स्वर यंत्र, ग्रसनी, मुख गुहा। तो ये जो स्वर रज्जु है वो पाया जाता है आपका स्वर यंत्र में। ठीक है, अब देखेंगे स्वर यंत्र किसको कहते हैं। तो श्वसन मार्ग का वह भाग जो ग्रसनी को श्वास नली अर्थात सैरिंग्स को जब हम ट्रेकिया से जोड़ते हैं तो स्वर यंत्र या कंठ कहलाता है। ठीक है, इसी को ग्लोट कहते हैं या स्वर यंत्र कहते हैं। स्वर यंत्र एक ऐसा श्वसन अंग है जो वायु का संवहन ट्रांसपोर्ट करने के साथ साथ साउंड को उत्पन्न करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। आप यहाँ फिगर में भी देखिएगा कि ये वाला जो भाग है एक लैरिंग्स है। ठीक है, और इसका 3 पार्ट है, एक कहलाता है सप्राग्लोटिस, ग्लोटिस, और नीचे वाला जो पार्ट है वो कहलाता है सबग्लोटिस। ठीक है, और यहीं से आपका आवाज वगैरह निकलता है, और उसका जस्ट नीचे वाला ये जो है ट्रेकिया कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रेकिया कहलाता है। ठीक है, अर्थात श्वास का जो नली है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां तक कि जब श्वास नली में वायु नहीं होती तो भी वो ये नहीं चिपकते, या किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन में अस्थि छल्ले, अस्फीति दाब के कारण, काइटिन युक्त छल्ले के कारण, उपास्थि छल्ले के कारण। तो देखिए हमारा जो श्वास नली अर्थात ट्रेकिया है, ये इसमें जब हवा नहीं ही रहेगा फिर भी यह आपस में नहीं चिपकेगा। इसका कारण है कि यह उपास्थि का बना होता है। उपास्थि जैसे आपका नाक है, कान है, ये आपका उपास्थि का बना हुआ। आप नाक को दबा के देखिए, फिर से वो अपने शेप में आ जाएगा। कान को भी आप मड़ोड़ेंगे फिर भी वो अपने शेप में आ जाएगा, क्योंकि यह इसमें हड्डी नहीं उपास्थि पाया जाता है। ठीक है, कार्टिलेज का बना होता है, अर्थात यह स्पॉन्जी टाइप का होता है। तो उसी प्रकार हमारा ट्रेकिया जो है होता है, इसमें एयर नहीं रहने के बावजूद भी ये आपस में नहीं चिपकते, क्योंकि यह उपास्थि छल्ले से बने होते हैं। आप देख सकते हैं इसमें 15 से 20 उपास्थि छल्ले इसमें अर्थात कार्टिलेज पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव फुफ्फुसों अर्थात लंग्स में कुपिकाओं की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन में 600 से लेकर 800 मिलियन, 200 से लेकर 300 मिलियन, 1 से 2 मिलियन, 1000 मिलियन। तो लंग्स में टोटल कुपिकाओं की संख्या जो है वो होता है लगभग 200 से लेकर 300 मिलियन के आसपास में। ठीक है, ये लंग्स हो गया आपका, और इसी के अंदर में आपका ये कुपिका पाया जाता है। आप देख सकते हैं इसमें एयर इसी में आके जमा होता है। अब थोड़ा फेफड़ा के बारे में देख लेते हैं। तो फेफड़ा जो है यह एक सिलेंडर आकार का इसका शेप होता है लगभग, आप देख सकते हैं फिगर में, और इसमें लगभग 300 करोड़ के आसपास छोटी छोटी कुपिकाएं इसमें पाई जाती है, और इसी में जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है। ठीक है, और यह जो है ये दोनों जो फेफड़ा है यह कार्टिलेज अर्थात उपास्थि का बना होता है, और जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। यह जो आप फिगर में देख सकते हैं ये जो है टोटल जो है लंग्स हुआ, और ये वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाता है? डायफ्राम कहलाता है। क्लियर है? और ये आपका कुपिका हो गया जहां पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडम्स एप्पल किसका भाग है? ऑप्शन में है एपिग्लोटस, ग्लोटस, ग्लट, लेरिंक्स का। तो एडम्स एप्पल जो है आपका लेरिंक्स अर्थात कंठ का यह भाग है। यह जो होता है आप देख सकते हैं फिगर के माध्यम से कि धीरे धीरे जब युवा अवस्था में आदमी पहुंचता है तो गले के सामने वाला भाग जो है बाहर निकलता है। ठीक है, और इसी को कहा जाता है एडम्स एप्पल। ये आप देखते हैं युवा अवस्था में लगभग 15-16 साल के बाद इसमें उभार आ जाता है। ठीक है, बचपन में यह नहीं दिखता है, लेकिन जैसे जैसे हम यंग होते हैं यह वाला पार्ट दिखना शुरू हो जाता है। तो इसी को कहा जाता है एडम्स एप्पल। ठीक है, और यह जो भाग होता है आपका किसका? लेरिंग्स का, कंठ का। यहीं से आपका साउंड निकलता है, और इसको साउंड बॉक्स भी समझ सकते हैं, क्योंकि यह ऊपर एडम्स एप्पल के अंदर ही हुआ होता है। ठीक है, और एडम्स एप्पल उसको प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्रेब्स चक्र को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन में है सिट्रिक अम्ल चक्र, एसिटिक अम्ल चक्र, एम्पी चक्र, ईटीएस चक्र। तो क्रेब्स चक्र को सिट्रिक अम्ल चक्र के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ये सही होगा। ठीक है, और क्रेब्स चक्र की जो खोज है ब्रिटेन के वैज्ञानिक हैंस क्रेब्स ने किया था। ठीक है, और क्रेब्स चक्र में टोटल 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, और इसे सैट्रिक एसिड चक्र के भी नाम से जाना जाता है। आप फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, इसको हमने वीडियो लेक्चर में काफी विस्तार से बताया है।
नेक्स्ट है श्वसन की प्रक्रिया एक क्रिया होती है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है आपको। तो श्वसन का क्रिया जो है क्या है, ऑक्सीकरण है, अपचयी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो श्वसन जो है ये तीनों है, ऑक्सीकरण भी होता है, इसमें अपचयन भी होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तीनों है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है अवायवीय श्वसन के दौरान पायरुविक अम्ल से पेशियों में बनता है, अर्थात जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो क्या बनता है पेशियों में। ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, एथिल अल्कोहल, यूरिया, कोई नहीं। एनारोबिक श्वसन के दौरान लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है और यही कारण से हमारे मांसपेशियों में ऐंठन दर्द शुरू होता है। क्यों, उसमें लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। जब आप अंगुली फोड़ते हैं तो जो आवाज आता है वो भी इसी कारण से होता है। ठीक है। नेक्स्ट है अंतःश्वसनीय, अर्थात इंस्पायरेशन के दौरान डायफ्राम क्या होगा, शिथिल होकर गुंबदाकार हो जाएगा, संकुचित होकर चपटा हो जाता है, कोई परिवर्तन नहीं, फैलता है। तो जब हम सांस को अंदर की ओर लेते हैं तो हमारा डायफ्राम संकुचित होकर चपटा हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन है दैनिक श्वसनीय क्रियाएं नियंत्रित होती है। ऑप्शन में है सेरिबेलम द्वारा, सेरिब्रम द्वारा, मेडुला ऑब्लंगेटा द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा। तो हमारे दिमाग में आपको मालूम है हमारा जो ब्रेन है इसका अलग अलग पार्ट है, जैसे सेरिबेलम, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लंगेटा, हाइपोथैलेमस, सारे के अलग अलग कार्य हैं। तो यहाँ पे जो है पाया जाता है मेडुला ऑब्लंगेटा और ये वाला पार्ट है आपका हाइपोथैलेमस। ठीक है। हाइपोथैलेमस से हमारा थ्रस्ट, हंगर, नीड, स्लीप, मूड आदि इससे कंट्रोल होता है, अर्थात हमको भूख का लगना, प्यास लगना, नींद आना, हमारा मूड कैसा है, ये सारे चीज हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होता है। और मेडुला ऑब्लंगेटा से हमारा ब्रीथिंग, स्वेलिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर आदि कंट्रोल होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, दैनिक श्वसनीय क्रियाएं अर्थात ब्रीथिंग, श्वसन का जो कार्य है वो मेडुला ऑब्लंगेटा के द्वारा कंट्रोल होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है मानव की आहार नाल के रसांकुर एवं फुफ्फुसों की कुपिकाओं के मध्य एक संयुक्त लक्षण है, वह यह है कि दोनों, ऑप्शन में है अत्यधिक सतही क्षेत्रफल बढ़ाती है, पक्षमायिकी उपकला पाई जाती है, गैसीय विसरण के लिए अनुकूलित है, कोई नहीं। और इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपका जैसे सीरियल में खासकर जरूर पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा, इसमें क्या होता है कि अत्यधिक सतही क्षेत्रफल बढ़ता है, अर्थात सरफेस एरिया क्या है, बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है। हमारा जो इंटेस्टाइन में रसांकुर पाया जाता है वो, और फुफ्फुस में जो कुपिका पाया जाता है, दोनों में यही समानता है। आप यहाँ देख सकते हैं यह क्या करता है, फूलने के बाद उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। नेक्स्ट है फुफ्फुसों में गैसीय विनिमय स्थल अर्थात एक्सचेंज स्पॉट क्या है। ऑप्शन में है कुपिका, श्वसनिकाएं, श्वास नली। तो फुफ्फुसों में अर्थात लंग्स में जो गैस का एक्सचेंज होता है वह होता है आपका कुपिका में, यहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है यदि रक्त में CO2 की सांद्रता बढ़ जाए तो श्वास दर होगी, बढ़ेगी, घटेगी, रुक जाएगी, कोई प्रभाव नहीं। तो यदि हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है अर्थात ऑक्सीजन कमी हो जाएगा, और ऑक्सीजन का जब कमी होता है तो हम लोग क्या करते हैं, तेजी से सांस लेना शुरू कर देते हैं। जैसे हम लोग दौड़ते हैं उस समय हमारे शरीर में ऑक्सीजन की ज्यादा मात्रा की जरूरत होती है, अर्थात उस समय कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ता है और ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। इसीलिए हम लोग तेजी से सांस लेना शुरू करते हैं ताकि ऑक्सीजन का उसमें आपूर्ति अच्छे से किया जा सके। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है एक वयस्क मानव में श्वसन दर होती है। ऑप्शन में है 15 से 18 पर मिनट, 40 से 45 पर मिनट, 20 से 25 पर मिनट, 8 से 10 पर मिनट। अर्थात एक वयस्क मानव 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। तो आंसर हो जाएगा 15 से 18 बार। ऑप्शन नंबर ए। हम 1 मिनट में जनरली 15 से 18 बार सांस लेते हैं। नेक्स्ट है फुफ्फुस लंग्स का आवरण है, अर्थात लंग्स का आवरण क्या कहलाता है। ऑप्शन में है पेरिकार्डियम, पेरिटोनियम, प्लूरल झिल्ली, कोई नहीं। तो फुफ्फुस का जो आवरण है वह कहलाता है प्लूरल झिल्ली। आप यहाँ देख सकते हैं ये हो गया आपका लंग्स, और ये वाला जो बाहर वाला पार्ट आप देख सकते हैं पीला वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये आपका कहलाता है प्लूरल झिल्ली। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है
निम्न में से CO2 का परिवहन रक्त में किस रूप में होता है? अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे ब्लड में वह किस रूप में होता है? ऑप्शन में सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो CO2 का परिवहन हमारे ब्लड में सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, बहुत सारे एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। फिर से देखिए, CO2 का परिवहन रक्त में किस रूप में होता है? तो यह होता है सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, व्हेल मछली में श्वसन होता है? ऑप्शन में है गिल्स द्वारा, त्वचा द्वारा, फेफड़ा द्वारा, मुख गुहा द्वारा। तो व्हेल मछली जो है सांस लेते हैं ये फेफड़ों के द्वारा। व्हेल मछली में लंग्स नहीं होता है, जैसे मछलियां, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि मछलियां तो गिल्स के द्वारा सांस लेती है, लेकिन व्हेल जो है मैमल्स के अंतर्गत में आता है और यह फेफड़ों से, इसमें फेफड़ा पाया जाता है और उसी से वह सांस लेता है। ठीक है, इसलिए व्हेल मछली हर एक कुछ देर के बाद पानी से ऊपर आता है सांस लेने के लिए, वो पानी के अंदर में सांस नहीं ले सकता। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है, अनॉक्सीय श्वसन के दौरान एक ग्लूकोज के एक अणु द्वारा कितने एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिस ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है? ऑप्शन में है 2 एटीपी, 36 एटीपी, 38 एटीपी, 24 एटीपी। ध्यान रखिएगा यहाँ क्या है, एनॉक्सीय श्वसन अर्थात एनारोबिक रेस्पिरेशन के समय में। तो सही आंसर हो जाएगा 2, कितना 2 एटीपी का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है उच्छ्वास अर्थात एक्सपायरेशन की जब हम करते हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितना होता है? जब हम सांस छोड़ते हैं उसमें कितना % ऑक्सीजन होता है उसमें? ऑप्शन में 16%, 18%, 4%, 21%। तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वह होता है 16%। ठीक है, कहीं कहीं आपको 17% भी मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट है, आप इसको एक बार देख लीजिए। जब हम सांस लेते हैं अर्थात अंदर ली गई हवा में नाइट्रोजन का जो मात्रा होता है 79% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें 0.03% होता है। ठीक है, वही हवा जब हम छोड़ते हैं तो उसमें नाइट्रोजन तो 79% होता है क्योंकि नाइट्रोजन हमारा शरीर नहीं लेता है। ऑक्सीजन 21% लिए थे, लेकिन अब वह वापस जो है 16 से 17% उसमें ऑक्सीजन होगा और 4% ऑक्सीजन उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा। कितना रहेगा? लिए थे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना था 0.03%, लेकिन जब हम वापस छोड़ेंगे तो उसमें 4% कार्बन डाइऑक्साइड होगा। उसी प्रकार जब हम ऑक्सीजन लिए थे उसमें 21% ऑक्सीजन लिए थे, लेकिन वापस जब छोड़ेंगे तो उसमें 16 से 17% इसमें ऑक्सीजन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के अणु टूटने पर 2 पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन में है क्रेब्स चक्र, ग्लाइकोलाइसिस चक्र, आर्निथिन चक्र, कोई नहीं। तो कोशिका द्रव्य में जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के अणु 2 पायरुविक अम्ल में टूटते हैं तो इस क्रिया को कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस चक्र, ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस चक्र किसे कहते हैं। तो इस चरण को EMP पाथवे भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी खोज जो है सर्वप्रथम इम्बेडेन मेयरहॉफ पार्क्स ने किया था, इसलिए EMP पाथवे भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। पूछ सकता है आपको कि जिस तरह था ना कि क्रेब्स चक्र को किस चक्र के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार से ग्लाइकोलाइसिस चक्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो EMP पाथवे से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज के एक अणु से 2 पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, और एक पायरुविक अम्ल में 2 ATP होगा, तो 2 रहेगा तो 2 दूना 4 ATP हो जाएगा। ठीक है, तो 2 ATP विभिन्न क्रियाओं में खर्च हो जाता है, कार्यों में खर्च होता है, अर्थात शुद्ध रूप से इसमें 2 ATP का लाभ होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस चक्र में 2 ATP ऊर्जा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कोशिकाओं में ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण द्वारा शुद्ध रूप से कितने ATP अणुओं का निर्माण होता है? ठीक है, ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण अर्थात एरोबिक रेस्पिरेशन में, अर्थात ऑक्सीजन के उपस्थिति में। ऑप्शन में 36, 38, 2 और 8। तो यहाँ ध्यान रखिएगा क्या है, शुद्ध रूप से कितने ATP? तो इसका आंसर हो जाएगा 36, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है,
पायरुविक अम्ल का लैक्टिक अम्ल में रूपांतरण होता है। ऑप्शन में है यीस्ट में, पेशियों में, यकृत में, मस्तिष्क में। तो पायरुविक अम्ल जो है लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। कब? पेशियों में, जब हम लोग दौड़ते हैं या बहुत ज्यादा काम करते हैं, मतलब थक जाते हैं, तो पायरुविक अम्ल जो है लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। और यही कारण है कि हमारे पेशियों में, मांसपेशियों में दर्द होता है। ठीक है, फिर आराम करते हैं तब वह जाकर लैक्टिक अम्ल फिर निकलता है। ठीक है, और हमें आराम महसूस होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है, मनुष्य में एक बार सांस लेने की क्रिया में कितना समय लगता है? ऑप्शन में है 5 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 8 सेकेंड। मनुष्य जब एक बार सांस लेता है तो इस क्रिया को पूर्ण करने में लगभग 5 सेकेंड का समय लगता है। कितना? 5 सेकेंड का समय लगता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है, श्वसन व आहार नाल का क्रॉस पथ, ठीक है, क्या कहलाता है? ऑप्शन में है ग्रसनी, ग्रसिका, ग्रहणी, नसिका, वैश्म। तो श्वसन और आहार नाल जहां पे क्रॉस करते हैं उसे कहा जाता है ग्रसनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है, किस समय पर श्वसन दर सबसे कम होती है? ऑप्शन में है सोते समय, खेलते समय, कठोर परिश्रम, खाना खाते समय। तो श्वसन दर सबसे कम मतलब हम कब धीरे धीरे सांस लेते हैं? तो सोते समय हमको कम ऑक्सीजन की जरूरत होती है और यही कारण है कि सोते टाइम हम बहुत धीरे धीरे सांस लेते हैं। उस समय श्वसन जो दर है सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर ए ज्यादा होगा। और श्वसन दर ज्यादा कब होगा? जब हम ज्यादा काम करेंगे, कठोर परिश्रम करेंगे, दौड़ेंगे। ठीक है, जितना तेज हम कठोर काम करेंगे उस समय उतना ही ज्यादा श्वसन दर रहेगा। नेक्स्ट है, वायु को ट्रेकिया में जाने का मार्ग प्रदान करता है। ट्रेकिया अर्थात श्वास नली में जाने का मार्ग प्रदान कौन करता है? ऑप्शन में है ग्लट, ग्लोटस, एपिग्लोटस, श्वसनी। वायु को श्वास नली में जाने का जो मार्ग है प्रदान करता है कौन? ग्लोटस। ठीक है, कौन? यहाँ पे जो पार्ट होता है इसी को कहते हैं ग्लोटस। ठीक है, और यही रास्ता प्रदान करता है वायु को ट्रेकिया में जाने के लिए। ठीक है, नीचे की ओर। नेक्स्ट है, यीस्ट में कवक में अवायवीय श्वसन के दौरान अंतिम उत्पाद के रूप में क्या बनता है? ऑप्शन में है लैक्टिक अम्ल, एथिल अल्कोहल, मैलिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो यीस्ट में जो है अवायवीय श्वसन अर्थात एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान अंतिम उत्पाद के रूप में क्या बनेगा? एथिल अल्कोहल बनता है, जैसा कि आपको बताए थे स्टार्टिंग में ही। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है, सिगरेट या धूम्रपान की वजह से फेफड़ों में होने वाला रोग है। ऑप्शन में है अस्थमा या दमा, हाइपोक्सिया, हाइपरनोइमा, एम्फाइसीमा। तो सिगरेट या धूम्रपान की वजह से फेफड़ों में जो रोग होता है उसे कहा जाता है एम्फाइसीमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसको देखेंगे, एम्फीसेमा में क्या होता है कि यह जो है एक प्रकार का क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है। ठीक है, जो फेफड़ों में होता है और यह होता है सिगरेट वगैरह पीने के कारण, जिसमें जो है सांस लेने में तकलीफ होती है और इसमें क्या होता है काफी दिक्कत होता है। आप यहाँ फिगर के माध्यम से देखिए, जब हम सिगरेट पीते हैं तो हमारा फेफड़ा इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, इसी को कहते हैं एम्फीसीमा। इसमें सांस लेने में काफी दिक्कत होता है, यहाँ तक कि लंग्स कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, समान श्वसन ब्रीथिंग में अंदर ली गई तथा बाहर निकाली गई गैसों का आयतन कितना होता है? ऑप्शन होता है 500 ml, 5800 ml, 1200 ml, 4600 ml। तो ब्रीथिंग अंदर ली गई तथा बाहर निकाली गई समय में गैसों का जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वह होता है लगभग 500 ml। ठीक है, अर्थात हम लोग सांस छोड़ते समय और लेते समय लगभग 500 ml के आसपास में वायु को लेते हैं और उतनी ही वायु को छोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन दर को किस यंत्र से मापा जाता है? ऑप्शन में है स्पायरोमीटर, स्टेथोस्कोप, स्फिग्नोमेनोमीटर, पायरोमीटर। इसमें फिगर में दे दिया हूं जिससे मापा जाता है, आपको बताना है इस यंत्र का क्या नाम है और श्वसन दर को किस यंत्र से मापा जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा आपको कमेंट में बताना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।